हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ग्रामर विस्टा। और आज हम जानेंगे कि एक सेंटेंस के अंदर सब्जेक्ट, प्रेडिकेट, ऑब्जेक्ट, फ्रेज और क्लॉज क्या होते हैं। तो पहले हम बात करते हैं सब्जेक्ट और प्रेडिकेट के बारे में। When we speak or write a sentence, we name some person or thing. The part which names the person or thing is called the subject of the sentence. Means जब हम कोई भी वाक्य लिखते हैं या फिर बोलते हैं तो हम किसी व्यक्ति या फिर वस्तु का नाम लेते हैं। तो ये व्यक्ति या वस्तु क्या है? ये हमारा सब्जेक्ट है। The part which tells something about the subject is called the predicate of the sentence. Means वाक्य का वह हिस्सा जो हमें सब्जेक्ट के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन देता है या जानकारी देता है, तो वह हिस्सा क्या कहलाता है? वह हिस्सा वाक्य का प्रेडिकेट पार्ट कहलाता है। अब सेंटेंस मीन्स कर्ता यानी कि काम को करने वाला, और प्रेडिकेट मीन्स विधेय। प्रेडिकेट को हिंदी में विधेय बोलते हैं, जिसका मतलब होता है किसी के बारे में कुछ कहना। तो आपको क्लियर हो गया सब्जेक्ट कौन है जो वाक्य में काम को करता है, और प्रेडिकेट कौन है जो उस सब्जेक्ट के बारे में बताता है कि वो क्या कर रहा है, वो क्या एक्शन ले रहा है। अब हम इसे एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। जैसे आई एम अ टीचर, मैं एक शिक्षक हूँ। अब इस सेंटेंस के अंदर आई क्या है? आई हमारा सब्जेक्ट है, और एम अ टीचर क्या है? आपका प्रेडिकेट है। कैसे पता लगा? सब्जेक्ट वो जो काम करता है, तो इसमें जो आई है वो एक्शन ले रहा है, और आई एम अ टीचर मीन्स प्रेडिकेट जो हमें बता रहा है कि जो हमारा सब्जेक्ट है जो काम कर रहा है वो क्या कर रहा है। तो ये हमारा प्रेडिकेट पार्ट हुआ। तो इतना आपको क्लियर हो गया कि सब्जेक्ट काम को करने वाला और प्रेडिकेट उसके काम के बारे में इंफॉर्मेशन देने वाला पार्ट होता है। अब एक एग्जांपल और देख लेते हैं। अ फ्रेंड ऑफ माइंड सेव्ड मोहन, मेरे एक दोस्त ने मोहन को बचाया। तो इसमें जो करता है वो कौन है? अ फ्रेंड ऑफ माइंड, मेरा एक जो दोस्त है वो एक्शन को करने वाला है। और प्रेडिकेट क्या हो गया? प्रेडिकेट हो गया सेव्ड मोहन। ये सेव्ड मोहन प्रेडिकेट क्यों हुआ? क्योंकि उसने हमें बताया कि हमारे सब्जेक्ट ने क्या काम किया। इस सेंटेंस से आपको और अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि सब्जेक्ट और प्रेडिकेट क्या होता है। अब हम कुछ ऐसे एग्जाम्पल्स को लेते हैं जिनमें प्रेडिकेट पहले आता है और सब्जेक्ट बाद में आता है। हमारा एग्जाम्पल है अवर रियल एनिमी इज करप्शन, हमारा असली दुश्मन भ्रष्टाचार है। तो गिवन सेंटेंस में जो सब्जेक्ट है जिसके बारे में बात की जा रही है वो कौन है? वो करप्शन है। तो करप्शन क्या है? करप्शन के बारे में बात की जा रही है, तो वो क्या है? सब्जेक्ट। और अवर रियल एनिमी इज, ये क्या है? ये बात हमें करप्शन के बारे में बताई जा रही है, यानी कि वह वाक्य का वह हिस्सा जो हमें सब्जेक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन दे वो क्या कहलाता है? वो प्रेडिकेट कहलाता है। तो बच्चों देखो, इस तरह से आपको वाक्य को पढ़कर पता लगाना होगा कि किसके बारे में बात हो रही है और कौन सा वाक्य का हिस्सा बात को बता रहा है। किसके बारे में? सब्जेक्ट के बारे में। इस तरह से जब आप क्वेश्चन जनरेट करके ध्यान दोगे तो आपको पता चल जाएगा कि वाक्य के किस हिस्से को सब्जेक्ट कहते हैं और कौन से हिस्से को प्रेडिकेट कहते हैं। अब हम बात करते हैं ऑब्जेक्ट के बारे में। आप सभी को पता है सब्जेक्ट यानी कि जो काम कर रहा है, और ऑब्जेक्ट हिंदी में जिसे कर्म बोलते हैं, मतलब जिस पर काम किया जा रहा है, वो ऑब्जेक्ट कहलाता है। तो हम इसको डिफाइन कर सकते हैं, द सब्जेक्ट इज द पर्सन और थिंग डूइंग समथिंग एंड द ऑब्जेक्ट इज हैविंग समथिंग डन टू इट। मीन्स सब्जेक्ट ये वो है वाक्य के अंदर जो काम कर रहा है, और ऑब्जेक्ट जिस पर काम किया जा रहा है। इसको हम एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं, बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। राम इज बीटिंग श्याम, तो इस गिवन सेंटेंस में काम कौन कर रहा है? काम करने वाला कौन है? राम। तो राम क्या है हमारा? राम हमारा सब्जेक्ट है। अब आगे देखते हैं कि श्याम, किस पर काम किया जा रहा है? पिटाई का काम हो रहा है गिवन सेंटेंस में, लेकिन कौन पिट रहा है? श्याम। तो श्याम क्या हो गया हमारा? श्याम हमारा ऑब्जेक्ट बन गया। तो राम जो काम कर रहा है, जो काम को करता है उसको सब्जेक्ट बोलते हैं, और जिस पर काम हो रहा है वो थिंग या पर्सन ऑब्जेक्ट कहलाता है। और इस सेंटेंस में प्रेडिकेट पार्ट क्या है? इज बीटिंग श्याम। ये कंप्लीटली आपका प्रेडिकेट पार्ट है जो कि बता रहा है कि राम क्या काम कर रहा है। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको तीनों चीजें इस सेंटेंस से क्लियर हो गई होंगी। एक एग्जांपल और देखते हैं। आई एम ईटिंग अ मैंगो, इस गिवन सेंटेंस में आई क्या है? आई हमारा सब्जेक्ट है। मैंगो हमारा ऑब्जेक्ट है। क्यों ऑब्जेक्ट है? क्योंकि मैंगो के ऊपर
काम हो रहा है। क्या काम हो रहा है? मैंगो को खाने का काम हो रहा है। और कौन काम कर रहा है? हमारा सब्जेक्ट आई काम कर रहा है। तो यहाँ पर मैंगो क्या है? मैंगो हमारा ऑब्जेक्ट है। और प्रेडिकेट क्या है इस सेंटेंस में? एम ईटिंग अ मैंगो इज अ पार्ट ऑफ प्रेडिकेट। ये क्या है? ये हमारा प्रेडिकेट पार्ट है सेंटेंस का। अब आपको क्लियर हो गया कि सब्जेक्ट काम को करने वाला, ऑब्जेक्ट जिसके ऊपर काम हो रहा है, और प्रेडिकेट जो बता रहा है कि क्या काम किया जा रहा है। अब हम कुछ ऐसे सेंटेंसेस के एग्जांपल्स लेते हैं जिनमें ऑब्जेक्ट नहीं होता है। जैसे मोहन इज स्लीपिंग इन द रूम। मोहन अपने कमरे में सो रहा है। तो यहाँ पर हमारे पास सब्जेक्ट क्या कौन है? मोहन, क्योंकि काम तो मोहन ही कर रहा है। अब ऑब्जेक्ट क्या है? यानी कि किस चीज पर काम हो रहा है? सोने का काम किस चीज पर हो रहा है? कोई इंफॉर्मेशन है आपके पास? नहीं है। तो यहाँ पर हमारे पास कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं है। अब प्रेडिकेट तो हमारे पास है, इज स्लीपिंग इन द रूम। तो ये क्या है? ये हमारा सेंटेंस का प्रेडिकेट पार्ट है। क्यों प्रेडिकेट पार्ट है? क्योंकि ये मोहन के बारे में बता रहा है कि हमारा सब्जेक्ट आखिरकार कर क्या रहा है। इसी तरह एक एग्जांपल और देखते हैं। ही इज लाफिंग, वह हंस रहा है। अब गिवन सेंटेंस में ही क्या है? ही सब्जेक्ट है जो कि काम कर रहा है, लेकिन किस चीज पर काम कर रहा है? क्या कर्म हो रहा है? इस बारे में हमें कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं मिलती है। तो गिवन सेंटेंस में ऑब्जेक्ट नहीं है। अब इज लाफिंग, इज लाफिंग क्या है? इज लाफिंग आपका प्रेडिकेट है। क्यों है प्रेडिकेट? क्योंकि ये आपको सब्जेक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है कि आपका सब्जेक्ट क्या कर रहा है। अब मैं आपको एक ट्रिक बताती हूँ जिससे आप किसी भी सेंटेंस में ऑब्जेक्ट को फाइंड कर सकते हैं। आप जब भी किसी सेंटेंस को देखते हैं तो आप क्वेश्चन जनरेट करो किसको या क्या से। मतलब जब आप किसी भी सेंटेंस को देखते हो और उसमें किसको या क्या का आंसर ढूंढते हो, अगर आपको उसका आंसर मिल जाता है तो इट मीन्स उस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट है, क्योंकि किसको या क्या से क्वेश्चन करने पर आपको जो आंसर मिलेगा वो ऑब्जेक्ट होगा। एग्जाम्पल से समझते हैं अब हम इस चीज को। राम इज बीटिंग श्याम। राम श्याम को मार रहा है। राम किसको मार रहा है? तो आपने क्वेश्चन किया। ये एग्जांपल मैंने इसलिए दिया ताकि आप क्वेश्चन जनरेट करो और आपको पता चले कि ऑब्जेक्ट कैसे फाइंड करना है किसी भी सेंटेंस के अंदर। राम किसको मार रहा है? राम श्याम को मार रहा है। तो यहाँ पर श्याम क्या है? यहाँ पर श्याम ऑब्जेक्ट है। एक और एग्जांपल लेते हैं। आई एम ईटिंग अ मैंगो। मैं क्या खा रहा हूँ? क्वेश्चन किया आपने, किससे किया? क्या लगाकर क्वेश्चन किया। आपको हर सेंटेंस में या तो किसको या फिर क्या का इस्तेमाल करके क्वेश्चन बनाना है। अगर उस क्वेश्चन का आंसर आपको मिल जाता है उस गिवन सेंटेंस के अंदर, तो इट मीन्स जो आंसर आता है वही आपका ऑब्जेक्ट है। जैसे मैं क्या खा रहा हूँ, अब इसमें किसको तो हम नहीं लगा सकते, क्या लगेगा? दोनों में से एक लगाना है। तो मैं आम खा रहा हूँ। तो यहाँ पर आम क्या है? यहाँ पर आम ऑब्जेक्ट है। अब हम कुछ ऐसे एग्जाम्पल्स देखेंगे जिनमें ऑब्जेक्ट नहीं है, और ये भी देखेंगे कि जिस सेंटेंस के अंदर हमें किसको या क्या का आंसर नहीं मिलता उसमें ऑब्जेक्ट भी नहीं होता। जैसे ही इज लाफिंग, वह हंस रहा है। तो इसमें वह क्या हंस रहा है? कोई जवाब मिला आपको? वह किसको हंस रहा है? कोई जवाब मिला? नहीं मिला। तो इट मीन्स इस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट नहीं है। दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। मोहन इज स्लीपिंग इन द रूम। मोहन अपने कमरे में सो रहा है। मोहन क्या सो रहा है? क्वेश्चन बनाया हमने, आंसर मिला? नहीं मिला। मोहन किसको सो रहा है? इसका भी कोई आंसर नहीं मिला हमें। तो इट मीन्स इस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट नहीं है। अब हम फ्रेज को समझते हैं, जिसे हम हिंदी में वाक्यांश कहते हैं। जैसे कि नाम से ही क्लियर हो जाता है, वाक्यांश यानी कि किसी भी सेंटेंस का पार्ट यानी किसी भी वाक्य का अंश क्या कहलाता है? फ्रेज कहलाता है। हिंदी में नाम से स्पष्ट हो जाता है और इंग्लिश में हम इसकी डेफिनेशन को समझते हैं। अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच मेक्स सेंस बट नॉट कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड अ फ्रेज। मीन्स शब्दों का ऐसा समूह जो अर्थ तो देता है लेकिन पूरा अर्थ नहीं देता है, तो उसे हम क्या बोलते हैं? उसे हम फ्रेज बोलते हैं। अब यही चीज हम कुछ एग्जाम्पल से समझते हैं। प्लीज सिट इन अ कॉर्नर। अब इस गिवन सेंटेंस के अंदर इन अ कॉर्नर क्या है? फ्रेज। लेकिन ये ध्यान रखो बच्चों, इन अ कॉर्नर सेंस तो दे रहा है कि कोने में, लेकिन कंप्लीट सेंस नहीं दे रहा है, यानी कि वाक्य को कंप्लीट नहीं कर रहा है। तो ये क्या होते हैं? ये किसी भी सेंटेंस के अंदर फ्रेज कहलाते हैं। एक एग्जांपल और रीड करते हैं। ही नोज हाउ टू स्विम। गिवन सेंटेंस के अंदर वाक्यांश क्या है? हाउ टू स्विम, तैरना जानना।
ये क्या है? ये फ्रेज है। अब ये जो शब्दों का समूह है, अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स, ये आपको सेंस तो दे रहा है लेकिन कंप्लीट सेंस नहीं देता किसी भी वाक्य की। तो इस तरह के जो पार्ट्स होते हैं हमारे सेंटेंसेस के अंदर, उन्हें हम फ्रेज बोलते हैं। शब्दों का ऐसा समूह जो सेंस तो देते हैं लेकिन कंप्लीट सेंस को नहीं बताते हैं। किसके बारे में? उस वाक्य के बारे में। तो उसे हम फ्रेज बोलते हैं। अब हम क्लोज को समझते हैं कि क्लोज क्या होते हैं। क्लोज को हिंदी में हम उपवाक्य बोलते हैं, यानी कि छोटे छोटे वाक्यों का एक समूह जिसे हम क्लोज बोलते हैं। एक एग्जांपल देखते हैं। ही मेट अ मैन हु वाज ब्लाइंड। तो ये सेंटेंस जो है ये दो सेंटेंसेस से मिलकर बना है। ही मेट अ मैन एक अलग सेंटेंस है और हु वाज ब्लाइंड एक दूसरा सेंटेंस है। तो हम कह सकते हैं कि ये सेंटेंस एक क्लोज है। क्लोज मीन्स इसमें दो सेंटेंस, क्योंकि ये दो सेंटेंसेस से मिलकर बना है, यानी उपवाक्य, वाक्य का भी उपवाक्य जिस वाक्य में हो उसे क्लोज कहते हैं। जैसे ही मेट अ मैन क्या हो गया आपका? क्लोज वन हो गया। और उसी तरह हु वाज ब्लाइंड जो कि एक सेपरेट सेंटेंस है, सेकेंडरी, क्लोज टू हो गया। अब हम इसे एक डेफिनेशन से समझते हैं। A clause is a group of words which forms part of a sentence and contains a subject and predicates. आपको पता है क्लोज में क्या होता है? दो या उससे अधिक सेंटेंसेस होते हैं। उन सेंटेंसेस में प्रॉपर आपको सब्जेक्ट और प्रेडिकेट दोनों ही मिलेंगे। एग्जांपल्स के जरिए इसको समझते हैं। जैसे ही मेट अ मैन हु वाज ब्लाइंड, ये एक एग्जांपल है। इसमें आपको पता चल गया कि हमारे पास दो क्लोज हैं। पहली क्लोज कौन सी है? ही मेट अ मैन, ये क्या है? हमारी क्लोज नंबर 1 है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि ही क्या है? ही हमारा सब्जेक्ट है। मेट अ मैन ये क्या हो गया हमारा? ये हमारा प्रेडिकेट पार्ट है। कहने से मतलब ये है कि किसी भी सेंटेंस में जिसमें क्लोज होती हैं उसमें आपको 2 या 3 सेंटेंसेस मिलेंगे, लेकिन उन सेंटेंसेस में आपको सब्जेक्ट और प्रेडिकेट दोनों ही पार्ट मिलेंगे। जैसे एग्जाम्पल में दिया हुआ है, क्लोज नंबर 1 में हमने देख लिया कि हमारे पास सब्जेक्ट भी है और प्रेडिकेट भी है। हमारी क्लोज नंबर 2 हु वाज ब्लाइंड, इसमें हु क्या है हमारा? हु हमारा सब्जेक्ट है और वाज ब्लाइंड हमारा प्रेडिकेट पार्ट है। तो इतना तो हमें क्लियर हो गया कि जो क्लोज होती है उसमें जितने भी सेंटेंसेस के उपवाक्य, जिसे हम हिंदी में बोलते हैं उपवाक्य होते हैं, वो सभी सब्जेक्ट और प्रेडिकेट के साथ होते हैं, यानी कि अपने आप में एक कंप्लीट सेंटेंस होते हैं। बच्चों देखो, अभी तक आपको इतना तो पता चल गया होगा कि जो क्लोज है वो 2 या 3 सेंटेंसेस से मिलकर बनी होती है और वो सेंटेंसेस अपने आप में कंप्लीट होते हैं, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट को साथ में लिए हुए होते हैं। जैसे ही मेट अ मैन कंप्लीट सेंटेंस है, हु वाज ब्लाइंड कंप्लीट सेंटेंस है। लेकिन अब आगे एक प्रॉब्लम ये आती है कि इन दोनों में से कौन सी प्रिंसिपल क्लोज है और कौन सी सबऑर्डिनेट क्लोज है। बच्चों प्रिंसिपल क्लोज केवल एक ही होती है, ठीक है, जिस पर आपका वाक्य पूर्ण तरह निर्भर होता है, और सबऑर्डिनेट क्लोज उस प्रिंसिपल क्लोज के ऊपर डिपेंड होती है। एग्जांपल के लिए ही मेट अ मैन, तो ये क्या है? ये आपकी प्रिंसिपल क्लोज है, और हु वाज ब्लाइंड आपकी सबऑर्डिनेट क्लोज है। क्यों है सबऑर्डिनेट क्लोज? जब तक वह एक आदमी से नहीं मिलेगा तब तक वो कैसे बता पाएगा कि ही वाज ब्लाइंड, वो अंधा है? तो पहले आपको आदमी से मिलना पड़ेगा ना, तभी तो आप बता पाओगे कि वो अंधा है या नहीं। तो आपकी मेन और प्रिंसिपल क्लॉज क्या है? आपको सबसे पहला काम क्या करना है कि आपको आदमी से मिलना है, यानी कि जो फर्स्ट कंप्लीट वर्क होता है, यानी जिस पर आपकी सबऑर्डिनेट यानी बाकी के काम निर्भर करते हैं, उसे हम प्रिंसिपल क्लोज कहते हैं। और प्रिंसिपल क्लोज जिस पर सबऑर्डिनेट क्लोज निर्भर होती है, यानी कि बाकी के काम प्रिंसिपल क्लोज के बाद होते हैं, यानी पहले वह आदमी से मिलेगा और उसके बाद उसे पता चलेगा कि वो अंधा है। तो ये आप ध्यान रखो कि जो क्लोज होती हैं वो भी दो तरह की होती हैं, एक प्रिंसिपल और दूसरी सबऑर्डिनेट। आपको फाइंड कैसे करना है उम्मीद है आप अच्छे से समझ गए होंगे। अब आगे चलते हैं। अब एक एग्जांपल और देखते हैं। बेटा एक चीज ध्यान दो कि ये जरूरी नहीं है कि प्रिंसिपल क्लोज किसी भी सेंटेंस में फर्स्ट नंबर पर ही आए। प्रिंसिपल क्लोज सबऑर्डिनेट क्लोज के पहले भी आ सकती है और बाद में भी आ सकती है। जैसे कि हमारा सेंटेंस है, इफ यू गो देयर यू विल फाइंड हिम। तो ये जो सेंटेंस है हमारा, इसमें इफ यू गो देयर क्या है? इफ यू गो देयर हमारी सबऑर्डिनेट क्लोज है। ये किस पर डिपेंड करती है? ये हमारी प्रिंसिपल क्लोज यू विल फाइंड हिम पर डिपेंड करती है। अब कैसे पता चला कि ये यू विल फाइंड हिम पर डिपेंड करती है? बच्चों अगर ध्यान दो तो यू विल फाइंड हिम अपने आप में एक कंप्लीट सेंटेंस है, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन इफ यू गो देयर इसमें क्या है? इसमें डिपेंडेंसी दिख रही है, किस पर? प्रिंसिपल क्लोज वाले सेंटेंस के ऊपर। तो ये क्या है? ये हमारा सबऑर्डिनेट क्लोज है। तो ये मेन मोटिव ये है कि आपको बताना है कि क्लोज
कितनी होती हैं और कौन सी क्लोज किस पर डिपेंड करती है और प्रिंसिपल क्लोज कौन सी होती है। अब एक एग्जांपल और देखते हैं। दिस पेन दैट इज ऑन द टेबल इज माइन। अब ये जो सेंटेंस है, अब इस सेंटेंस में आप ध्यान दो कि जो आपकी क्लोज है वो टुकड़ों में आ रही है। मीन्स द पेन इज माइन एक सेंटेंस है, दैट इज ऑन द टेबल दूसरा सेंटेंस है, दोनों ही अपने आप में कंप्लीट है। लेकिन द पेन इज माइन क्या है, ये प्रिंसिपल क्लोज है, यह पेन मेरा है, तो ये अपने आप में कंप्लीट है। और दूसरा सबऑर्डिनेट क्लोज, यानी जब तक आपको पेन के बारे में नहीं पता होगा कि ये पेन किसका है, तब तक किसी का भी पेन टेबल पे रखा हो कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन दैट इज ऑन द टेबल, ये सबऑर्डिनेट क्लोज है। किसकी सबऑर्डिनेट क्लोज है, द पेन इज माइन की सबऑर्डिनेट क्लोज है। जब तक प्रॉब्लम जनरेट नहीं होगी उसका सॉल्यूशन नहीं निकलेगा। तो आपको ये देखना है कि फर्स्ट प्रॉब्लम किस सेंटेंस के पार्ट ने जनरेट करी और किसने उसको सॉल्व किया। तो इस तरह से आप प्रिंसिपल क्लोज और मेन क्लोज को, प्रिंसिपल क्लोज और सबऑर्डिनेट क्लोज के बारे में पता लगा सकते हैं। तो ये तो थे आपके सब्जेक्ट, प्रेडिकेट, ऑब्जेक्ट, फ्रेज एंड क्लोज इन अ सेंटेंस। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फिर से किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। और अगर वीडियो आपको थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब किए बिना मत जाना।